जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे। आशा करता हूँ एकदम अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है स्टैटिक जीके का, ये बहुत ही खास रहने वाला है क्योंकि आज हम इसमें पढ़ेंगे भौतिकी संबंधी महत्वपूर्ण खोज। तो कौन-कौन सी खोजें हुई हैं और किसने की है, सभी देखेंगे और किस क्षेत्र से संबंधित है ये भौतिकी से संबंधित है। तो आप सभी कहीं नहीं जाएँ, एकदम से बने रहें, लास्ट तक देखेंगे और आपका यहाँ से 1 या 2 नंबर पक्का है बिल्कुल, क्योंकि एसएससी जीडी हो यानी एसएससी के कोई से भी एग्ज़ाम हो, आरपीएफ, रेलवे का, एनटीपीसी हो या फिर ग्रुप डी हो, तो या फिर कोई दूसरे जो एग्ज़ाम हो, वन डे एग्ज़ाम, सब में यहाँ से कुछ ना कुछ 1 नंबर का या 2 नंबर का देखने को मिल जाता है। तो ध्यान से देखेंगे सभी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी? परमाणु की। तो परमाणु की जो खोज की थी, किसने की थी? जॉन डाल्टन ने। तो परमाणु के खोजकर्ता की अगर हम बात करें, तो जिनका नाम है जॉन डाल्टन और 1808 में। तो एक तरह से इस तरह से होता है परमाणु। तो परमाणु किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी इसके अंदर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं आगे, परमाणु की संरचना। तो परमाणु की संरचना की अगर हम बात करें, तो किसने सबसे पहले बताया था कि परमाणु की संरचना कैसी होती है? नील बोर व रदरफोर्ड 1913 में। कब बताया था इन्होंने? 1913। नील बोर की परमाणु संकल्पना जो थी, परिकल्पना, वो कैसी थी? इन्होंने ये बताया था कि परमाणु का मॉडल ऐसा होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ-कहाँ पे कैसे-कैसे होते हैं। इसी के साथ गति विषयक नियम, तो गति के नियम है, इसको कह सकते हैं हम गति के नियम। तो गति के नियमों की अगर हम बात करें, किसने दिए थे? न्यूटन ने। और कब? 1687 में न्यूटन ने 3 गति के नियम दिए थे। कितने? 3। जिनमें से अगर हम बात करें, देखो पहला नियम की हम बात करते हैं, तो ये क्या होता है कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी या फिर गति में है तो गति में रहेगी, तो ये जड़त्व का नियम कहलाता है। दूसरा नियम, ये बल की परिभाषा बताता है। बल जो होता है, द्रव्यमान, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण, अगर कोई वस्तु गतिमान है तो उसमें त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है बल। इसी के साथ तीसरा नियम की बात करें तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगर कोई वस्तु किसी एक दूसरी वस्तु पर क्रिया कर रही है, तो वो जो दूसरी वस्तु है उतनी ही प्रतिक्रिया देगी, बिल्कुल सेम परिमाण में। तो इसी को कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नाम। 3 नियम थे ये किसने दिए थे? न्यूटन। आप देख सकते हैं इधर अगला जो हमारा जो खोज है अगली, वो क्या है? रेडियो एक्टिवता या रेडियो एक्टिविटी। इसी को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी। तो ये किसने खोज करी थी रेडियो एक्टिविटी की? हेनरी बेकरल ने। यह हेनरी बेकरल, तो आप इमेज देख सकते हैं, ये है हेनरी बेकरल। 1896 में इन्होंने खोज करी। और ये रेडियो एक्टिविटी मतलब एक तरह से क्या है, जब कोई पदार्थ जो खुद से टूटने लगे, तो जैसे कि मान के चलो यूरेनियम, जैसे यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम है, ये सभी रेडियो एक्टिव पदार्थ है। क्यों है? क्योंकि ये जो है ना, खुद से टूटते रहते हैं। टूटने का मतलब है इनमें से अल्फा कण, अल्फा, बीटा, गामा, ये 3 तरह के कण निकलते हैं, जिस वजह से इनका क्या होता है, धीरे-धीरे हानि होती रहती है, घटते रहते हैं धीरे-धीरे। तो ये इस तरह की, इनको कहते हैं हम रेडियो एक्टिव पदार्थ। और आगे बात करेंगे रेडियम। तो रेडियम की खोज किसने करी थी? वो थी मैडम क्यूरी। तो मैडम क्यूरी को आप भली-भांति जानते होंगे, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञानी है ये। तो इन्होंने क्या किया, रेडियम की खोज करी 1898 में। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो 1898 में 1898 में मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज करी। और अगर आप देख रहे हो इमेज में इधर रेडियम, तो रेडियम का मतलब एक तरह का ये पदार्थ होता है, तत्व है। और ये आवर्त सारणी के दूसरे समूह का एक तत्व है। अगर हम बात करें रेडियम की, तो रेडियम जो है अंधेरे में चमकती है, ऐसी धातु है। क्या होती है? रेडियम अंधेरे में चमकती है। आपने कभी ऐसा बचपन में घड़ी देखी होगी जिसमें लाइट जलती होगी, ऐसे करके झाँकते होंगे उसमें, तो रात को लाइट दिखती होगी ग्रीन कलर की। तो वो रेडियम जो पदार्थ होता है ना, ये चमकता है, तो रेडियम पदार्थ लगा देते हैं। तो ये कुछ मतलब जो भी वस्तु होती है, जैसे यहाँ पे गिलास हो गया, गिलास के अंदर रेडियम लगा दिया तो ये भी हरा-हरा चमक रहा है, तो रात में चमकता है। या जो हमारा जीव विज्ञान का क्षेत्र है, या जिसे हम कहते हैं बायोलॉजी, ठीक है? तो वहाँ पे भी इनका यूज़ करते हैं, बहुत जगह यूज़ होता है रेडियम का। देखो आगे, अगली जो हमारी खोज थी, वो है सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। आइंस्टीन ने हर क्षेत्र में, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो, बायो हो, कहीं भी हो, बहुत जगह पहुंचे। तो इन्होंने क्या किया, अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। और 1905 कब? 1905 में। तो सापेक्षता का सिद्धांत है मतलब एनर्जी और जो द्रव्यमान है एक दूसरे से किस तरह से संबंधित है। तो इन्होंने ये बताया था, ई बराबर एम सी स्क्वायर। यही है वो इक्वेशन जिसके द्वारा इन्होंने
किसी द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है या फिर किसी ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है, उसके लिए एक संबंध बताया था, सापेक्षता का सिद्धांत। कुछ और खोजे हैं जैसे, ध्यान से देखते चलें बस आप। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण हिंदी में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंग्लिश में कहते हैं, कि खोज किसने करी थी? माइकल फराडे ने। तो ये है माइकल फराडे। 1831 में माइकल फराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज करी थी। कैसे? देखो, ये तो एक चुंबक है और इसके बीच एक कुंडली रख दी, इस कोइल जिसे कहते हैं, कोइल। तो क्योंकि इस कुंडली को इन्होंने गति कराई ऊपर नीचे ऐसे, तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में इसके फ्लक्स में, वैद्युत फ्लक्स में, या फिर हम क्योंकि चुंबक के क्षेत्र में रखा तो चुंबकीय फ्लक्स की बात कर रहे हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन, जिस वजह से इसमें करंट फ्लो होने लगता है, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। इसी के साथ अगला जो हमारा प्रभाव है या जिसकी खोज करी, इसको कहते हैं रमन प्रभाव। ये सीवी रमन इसकी खोज करता है और 1928 में खोज करी थी सीवी रमन ने रमन प्रभाव की। अब ये रमन प्रभाव है क्या? देखो, ये हमारे भारतीय वैज्ञानिक है रमन, सीवी रमन। तो इन्होंने क्या कहा था? देखो, ये जो एक कांच है जिसको हम प्रिज्म कहते हैं, प्रिज्म से एक ये जो लाइट रेज गुजर रही है, श्वेत प्रकाश, सूर्य से आने वाला प्रकाश है, ये अपने रंगों में बिखर गया। देखो इधर अलग अलग तरह के रंग, सबसे ऊपर होता है, कौन सा रंग है ऊपर? सबसे ऊपर रेड, और सबसे नीचे वॉयलेट या ब्लू कहते हैं इसको, वॉयलेट। तो ये जो कलर है, ये अपने कलर जो है अपने रंगों में बिखर गया, यानी जो प्रकाश था अपने रंगों में बिखर गया। इसी घटना को, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन को इन्होंने बताया था, रमन प्रभाव कहते हैं इसको। प्रकाश का अपने रंगों में बिखर जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो घटना है, वो किसने बताई? कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकाश अपने रंगों में बिखर जाता है, जैसे कि सूर्य से आने वाला प्रकाश 7 रंगों में बिखर जाता है। देखिए उधर प्रिज्म ने भी ऐसे ही काम किया, इधर दिखा दिया कि कौन-कौन से इसमें कलर होते हैं। तो प्रिज्म क्या करता है? प्रकाश का प्रकीर्णन करता है। इसी के साथ अगर हम बात करें किनकी, तो सूर्य का नहीं, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, एक तो आकाश का रंग, प्रकाश के प्रकीर्णन, तो प्रकाश का एक प्रकीर्णन एक घटना है, प्रकाश इसमें बिखर जाता है अपने जो अवयवी रंग है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन देखने को मिलता है एक तो आकाश का नीला रंग, आकाश का नीला रंग। इसी के साथ और अगर हम बात करें, और ये कहाँ देखने को मिलेगा प्रकाश का प्रकीर्णन? ये मिलता है जो समुद्र होता है ना, समुद्र का नीला रंग, समुद्र का नीला रंग। इसी की वजह से होता है, क्योंकि समुद्र जो है ऊपर आकाश है, ऊपर आकाश का रंग किस वजह से दिखाई दे रहा है? नीला। क्या हो गया इसको? मिट कैसे गया है? आकाश का नीला रंग, ये इसी वजह से दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन, क्योंकि जो नीला रंग जो ब्लू कलर होता है, उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है वायलेट, या वायलेट यानी बैंगनी रंग का जो प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, तो वही बिखर जाता है, इसी वजह से हमें दिखता है आकाश बैंगनी रंग का, आसमानी। अगला जो खोज है एक्स किरणें, तो एक्स किरणों के बारे में कौन नहीं जानता होगा आज? सभी एक्सरे कराते होंगे अपनी टूटी हुई हड्डियों का, ठीक है? तो टूटी हुई हड्डियों का एक्स-रे जो कराते हैं, तो वो यही है, वो एक्स-रे। तो एक्स-रे कुछ नहीं है, एक तरह की किरणें हैं, जो हमारे शरीर पे डाली जाती हैं, और क्योंकि ये जो एक्स-रे होती है, इनकी जो भेदन क्षमता होती है, मतलब जो नाजुक अंग है हमारे शरीर के, जैसे टिश्यू है, ये जो मसल्स हैं हमारी, इनको तो भेद जाती है, लेकिन जो हमारी बोन्स होती हैं, हड्डियाँ, उनको ये भेद नहीं पाती, इसलिए जो हमारी हड्डियाँ हैं, उनकी छाया बन जाती हैं किस पे? जब हम एक्स-रे को गुजारते हैं हमारे शरीर से और पीछे रख देते हैं कोई ब्लैक फ़िल्म या जो भी फ़िल्म जिस पे हमें अपनी हड्डियों का चित्र बनवाना हो, तो पीछे रख के इधर से एक्स-रे गुजार देंगे, तो उनकी क्योंकि हड्डियों पे से तो गुजरेंगी नहीं, तो हड्डियों की छाया छप जाएगी, जैसे इधर देख रहे होंगे इधर। तो सबसे पहला एक्स-रे लिया गया था ये वाला, किसके हाथ का लिया गया था? पता नहीं किसका हाथ था ये। तो इन्होंने लिया था जिनका नाम है विल्हेम रोन्टजन। तो एक्स किरणों की खोज किसने करी थी? विल्हेम रोन्टजन ने 1895 में। तो ये है वो विल्हेम रोन्टजन, सबसे पहले लिया गया चित्र है एक्स-रे द्वारा हड्डियों का। ठीक है? तो टूटी हड्डियाँ या टूटी-फूटी हड्डियों का एक्स-रे कराना हो तो एक्स-रे यही वाली वही एक्स-रे हैं ये। इसके बाद अगली जो खोज हुई क्या हुई? देखो, क्वांटम सिद्धांत। तो एक सिद्धांत है क्वांटम सिद्धांत। तो ये किसने दिया था? मैक्स प्लैंक ने 1900 में, 1900 में मैक्स प्लैंक एक वैज्ञानिक थे, ये मैक्स प्लैंक है। इन्होंने क्वांटम सिद्धांत दिया। ये इन्होंने इक्वेशन दी थी ई बराबर एच न्यू, ई बराबर एच न्यू, जहाँ पे ई माने होता है एनर्जी ऑफ ए क्वांटम रेडिएशन, यानी विकिरण की जो एनर्जी होती है वो ई, और
आवृत्ति क्या संबंध होता है इसमें इन्होंने बताया था। ये है क्वांटम सिद्धांत। प्रकाश विद्युत प्रभाव, अगला जो है ये जो खोज हुई प्रकाश विद्युत प्रभाव की किसने करी थी? आइंस्टीन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन 1905 में। और ये जो प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके बारे में हम बात करें अगर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आपने देखा होगा सोलर पैनल्स आपके सभी के ज़्यादातर के घर पे होगा, ज़्यादातर या किसी दूसरे घर पे देख लिया होगा। तो जो सोलर पैनल होते हैं ये इसी सिद्धांत पे काम करते हैं, सोलर पैनल, ठीक है? जो सौर ऊर्जा बनाते हैं, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाते हैं ना वो, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। तो जो सोलर पैनल होते हैं वो इसी सिद्धांत पे काम करते हैं, किस पे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। इसमें होता क्या है, जो प्रकाश है, प्रकाश में एनर्जी होती है, ऊर्जा। तो जब प्रकाश किसी धातु की सतह पर क्या करता है, टकराता है, तो क्योंकि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को ग्रहण करके एच न्यू के फॉर्म में आता है क्वांटा। तो क्वांटा या ऊर्जा के पैकेट छोटे-छोटे जैसे ही टकराएँगे तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी लेकर इसकी सतह से बाहर कूदने लगेंगे और बाहर निकल जाएँगे, और बाहर निकलेंगे जैसे ही सतह पे आएँगे, इनको किसी तार के द्वारा बैटरी में स्टोर कर लेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएँगे हमारे स्टोर, तो यही बन जाएगी विद्युत ऊर्जा। तो ये होता है वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इसके बाद अगली जो खोज थी, विद्युत आकर्षण के नियम। तो इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन फोर्स जो थी, किसने बताई थी, क्या होता है ये? कूलाम ने। तो कूलाम का नियम फिजिक्स में सभी ने पढ़ा होगा, 12वीं क्लास में पढ़ते हैं हम। कूलाम का नियम, दो आवेशित जो बॉडी या वस्तुएं हैं, अगर उनको आपस में पास पास लेके आए तो उनके बीच या तो आकर्षण लगेगा, अगर समान प्रकृति को, जैसे प्लस क्यू वन आवेश और प्लस क्यू, यानी दोनों धनावेशित बॉडीज हैं या वस्तु हैं, अगर इन दोनों को एक पास लाएंगे तो इनके बीच लगेगा प्रतिकर्षण। अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, दोनों विपरीत प्रकृति की वस्तुएं हैं, तो इनके बीच लगेगा आकर्षण। तो ये आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण, दोनों तरह का बल हो सकता है ये। और ये कूलाम ने बताया था इसके बारे में, प्रतिकर्षण या आकर्षण। तो इसलिए इसको कहते हैं कूलाम का नियम, 1779 में। तो इसके सूत्र जो इम्पोर्टेंट है फिजिक्स में, आपसे इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, रेलवे एसएससी जीडी, रेलवे एसएससी जीडी में तो नहीं इतना, उसमें रेलवे के ग्रुप डी, एनटीपीसी और इनमें सभी में आने की उम्मीद है पूरी। तो ये क्या होता है, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये सूत्र होता है पूरा, 4 पाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यानी ये आर जो है इन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी है, Q1 Q2 दोनों पे आवेश है, और ये सभी कांस्टेंट है। आगे चलेंगे। अब फोटोग्राफी यानी फोटो, जो सबसे पहले अगर हम बात करें फोटो की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो फोटोग्राफी यानी फोटो खींचने को कहते हैं फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफी सबसे पहले हुई थी धातु पे। धातु की सतह पर, मतलब कोई धातु थी उसकी सतह पे एक फोटो बनाया गया था। तो धातु में फोटोग्राफी सबसे पहले किसने करी थी? जे नीप्से, यानी जोसेफ नीप्से ने 1826 में। तो ये जो फोटो दिख रहा होगा इधर, आप धुंधला सा, आपको ये धुंधला सा फोटो दिख रहा होगा। तो इसमें आपको नजर आ रहा होगा, देखिए, अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो गूगल पे जाना, इसको सर्च करना। तो यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है और एक घास पे बैठा है, घास यानी लॉन है, और इसको झांक रहे हैं किसे, मतलब मैंने इसके बारे में देखा था, तो ये विंडो से देख रहे थे इस व्यक्ति को। तो इस तरह की फ़ोटो है, विंडो से देखते हुए, और ये घास पे बैठा था अपने लॉन की। तो ये पहला फ़ोटो लिया गया था जोसेफ निप्से द्वारा 1826 में धातु की सतह पर। अब दूसरा अगर हम बात करें फ़ोटोग्राफ़ी, यानी जब फ़ोटो लिया गया फिर कागज़ पे। तो कागज़ पे सबसे पहले फ़ोटो जब लिया गया तो किसने लिया था? डब्ल्यू फ़ोकस, क्या नाम है इसका? डब्ल्यू फ़ोकस टालबोट, 1835 में सबसे पहले जो कागज़ पे फ़ोटो किसने लिया था? ये लिया था विलियम, देखो पूरा नाम है इनका, विलियम हेनरी फोक्स टालबोट। विलियम हेनरी फोक्स टालबोट इनका नाम है। इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न फोटोग्राफी, यानी आधुनिक जो फोटोग्राफी होती है इनके फादर किसे कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है, जिनका नाम है विलियम हेनरी फोक्स टालबोट। अगला जो आविष्कार हुआ है ये बहुत ज़्यादा है, एक तरह से हमारा जो टाइम बचाया, जो मेंडलीफ है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी कहते हैं इसको, मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी यानी जो ये तत्व हैं जो हमारी प्रकृति या कृत्रिम रूप से पाए जाते हैं, जो लगभग आज अगर हम बात करें तो 118 तत्व हैं हमारे। 118 तत्वों की अब तक खोज हो चुकी है। तो 118 तत्वों, लेकिन जब ये सारणी बनाई थी, क्या नाम है इसका? मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी। तो उस समय लगभग कुछ ही तत्व थे, अ, होंगे लगभग 80 के आसपास। तो ये सभी तत्व इन्होंने क्या किए, अरेंज करे एक, मतलब इन्होंने क्या किया था, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में। तो परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में एक इन तत्वों को अव्यवस्थित करा। तो इस तरह से एक श्रेणी मिली थी ना, इसे कहते हैं हम
मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। और इसमें कहीं-कहीं खाली जगह भी छोड़ी गई थी, ये इसलिए छोड़ी गई कि जो बाद में कुछ तत्वों की खोज होगी और वे तत्व यहाँ पे आ जाएँगे, ठीक है? इसके बारे में डिटेल से केमिस्ट्री में 12th में पढ़ना हो तो जाके वहाँ पढ़ेंगे। 12th में पूरी आवर्त सार नहीं 12th नहीं 11th में। चलिए, अगली जो खोज हुई किसकी? विद्युत प्रतिरोध के नियम की। तो विद्युत प्रतिरोध का जो नियम है जिसको ओम का नियम भी कहते हैं, ओम्स लॉ या ओम का नियम, ये किसने दिया था? ये दिया था किसने? जीएस ओम या सिर्फ शॉर्ट में कहते हैं ओम का नियम यानी ओम ने दिया था 1827 में। ये इमेज देख रहे होंगे आप, ओम है ये। और इन्होंने क्या बताया था? विद्युत धारा, वोल्टेज और रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध में क्या संबंध है? तो आई बराबर वी अपॉन आर होता है। अगर क्या हो देखो, किसी परिपथ में हम धारा का मान क्या करें? धारा और वोल्टेज कैसे संबंधित है इन अपन आपस में मान? तो क्योंकि हमें डिटेल में तो नहीं पढ़ना, सिर्फ हमें देखना था किसने बताया था ये। तो ये किसने बताया था? ओम ने। और कब खोज करी थी? 1827। इसी के साथ ओम का नियम देखेंगे, इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं वैसे ग्रुप डी में। देखो, ध्यान से देखेंगे इधर, ये मच्छर जो है ना बोर्ड पे बैठ रहे हैं और ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगला है, क्या है ये? डायोड वाल्व। तो डायोड वाल्व किसे कहते हैं? एक बार, एक मिनट। देखो, डायोड वाल्व सर जेएस फ्लेमिंग यानी जो फ्लेमिंग है, फ्लेमिंग ने डायोड वाल्व की खोज करी थी 1904 में। ये है डायोड, एक तरह की वैक्यूम ट्यूब होती है ये डायोड। तो फ्लेमिंग वाल्व भी कहते हैं इसे, जिसे फ्लेमिंग दोलन वाल्व भी कहा जाता है। तो दो नाम हो रहे हैं, तो डायोड वाल्व या फ्लेमिंग वाल्व या फ्लेमिंग दोलन वाल्व भी इनको कहा जाता है। 1904 में अंग्रेजी यानी अंग्रेज थे, अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग द्वारा विद्युत चुम्बकीय वायरलेस टेलीग्राफी में उपयोग किए जाने वाले शुरुआती रेडियो रिसीवर के लिए डिटेक्टर के रूप में आविष्कार किया गया। ये जो था डायोड वाल्व, यह एक क्या नाम है इसका? थर्मियोनिक वाल्व है। थर्मियोनिक यानी टेम्प मतलब एक तरह से उष्मा पे आधारित है, उष्मा पे काम करता है, गर्म होके काम करता है। या वैक्यूम ट्यूब, देखो, यह एक हार्मोनिक वाल्व या वैक्यूम ट्यूब था। इसको वैक्यूम ट्यूब भी कहते हैं, वैक्यूम ट्यूब। तो एक तरह का कांच की खोखली, एक तरह से गिलास है ये कांच का, ये जिसमें अंदर कुछ डायोड है, मतलब दो तरह के इसमें इलेक्ट्रोड भी है और इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड हैं और जिसमें एक तंतु सा लगा रखा है, मतलब इसका बनाने का ये जो भी है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। ये मच्छर डिस्टर्ब कर रहे हैं आप तो। चलिए, थोड़ा सा रह गया, अब ज़्यादा नहीं बचा। तो ध्यान देंगे, अगला जो खोज है, जो हमारा अगला आविष्कार है, ट्रायोड। वो था डायोड, अब है ट्रायोड। तो ट्रायोड जो वाल्व है, इसको इसकी खोज की बात करें तो डॉक्टर ली डे फॉरेस्ट, क्या नाम है इनका? डॉक्टर ली डे फॉरेस्ट, 1907 में इसकी खोज की थी इन्होंने। इधर इमेज देख रहे होंगे, डॉक्टर ली डे फॉरेस्ट। इन्होंने क्या किया? ट्रायोड, अब ट्रायोड के बारे में बात करते हैं, क्या होता है ये? ट्रायोड एक इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्धक एम्पलीफायर, इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर वैक्यूम ट्यूब है, जिसमें एक खाली गिलास के अंदर 3 इलेक्ट्रोड होते हैं। उसमें 2 इलेक्ट्रोड थे इसलिए डायोड कह रहे थे, इसमें 3 इलेक्ट्रोड होते हैं तो ट्रायोड। यह एक क्या होता है देखो, इसमें सिद्धांत क्या है? एक गर्म फिलामेंट, इसमें क्या-क्या होते हैं देखो, ये जो दिख रहा होगा गर्म फिलामेंट, और जिसे हम कैथोड भी कहते हैं। एक ग्रिड होती है और एक प्लेट होती है, देखो ये रही प्लेट। और ये सभी इसमें जो बनाने का तरीका सभी बात बताए, गिलास गिलास खाली गिलास होता है, अंदर से खोखला गिलास, प्लेट होती है जिसको ये रही प्लेट, ये ग्रिड है और ये फिलामेंट यानी तंतु है। तो एक तरह का ट्रायोड की खोज के बारे में बात करें तो किसने की थी ट्रायोड की खोज? तो ये की थी फॉरेस्ट ने। आगे चलते हैं, फर्मी नाभिकीय रिएक्टर की खोज करता कौन थे? फर्मी। तो ये है वो फर्मी, देखिए इधर। नाभिकीय रिएक्टर की जो खोज की थी किसने करी थी? एनरिको फर्मी ने 1942 में। तो नाभिकीय रिएक्टर आपने देखा होगा, नाभिकीय जो वो होते हैं संयंत्र जिनमें नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय जो संलयन होता है उससे ऊर्जा बनाते हैं नाभिकीय विखंडन से, तो यानी वो एक तरह से बिजली बनाते हैं, तो वहाँ पे ये रिएक्टर को यूज़ करते हैं, नाभिकीय रिएक्टर। तो एक तरह का ये जो रिएक्टर इन्होंने बनाया था सबसे पहले, किसने बनाया था ये? नाभिकीय रिएक्टर बनाया था एनरिको फर्मी ने 1942 में। तो आज का शायद ये हमारा, नहीं अभी है और है, तो कुछ और हैं अभी, 3-4 और हैं शायद, हाँ। तो ध्यान देंगे 2 और हैं बस ये, 2 और खोजे हैं जे देखेंगे सबसे पहले। विद्युत अपघटन के नियम 12वीं क्लास में पढ़ेंगे इन सभी के बारे में डिटेल से। तो विद्युत अपघटन के नियम है, यानी जो फ़ैराडे हैं, फ़ैराडे ने इलेक्ट्रोलिसिस, जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है उसके नियम दिए थे।
तो ये जो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है एक तरह से जो बैटरी होती है ना बैटरी, तो ये जो इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं इलेक्ट्रोड, तो ये जो केमिकल एनर्जी है इस एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। किसमें? विद्युत ऊर्जा में। तो अलग-अलग इलेक्ट्रोड देख रहे होंगे आप इधर, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक तो इधर, एक इधर, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी एक सेल में। तो किसने खोज करी थी किसकी? विद्युत अपघटन के नियमों की, फैराडे ने। तो फैराडे के कितने विद्युत अपघटन के नियम हैं? आप सभी कमेंट में बताएँगे हमें। चलिए अगला जो आविष्कार है, रेडियो और वायरलेस टेलीग्राफी। तो वायरलेस जो सिग्नल भेजे जाते हैं रेडियो के द्वारा, तो किसने इसकी खोज करी थी? मार्कोनी। मार्कोनी रेडियो के भी खोज करता है, आविष्कारक हैं। खोज नहीं, आविष्कार कह सकते हैं, आविष्कार। तो ये जो आविष्कारक हैं कौन है? ये है मार्कोनी। तो इन्होंने ही रेडियो की खोज भी करी थी, आविष्कार किया था। इसी के साथ थैंक यू। तो आज का हमारा सेशन कैसा लगा आपको बताएँगे एक बार। अब हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए क्योंकि ये जो हमारा जो सेशन है, ये 8:15 बजे आपको मिलेगा रिकॉर्डेड फॉर्म में। तो आप सभी इसको देखेंगे और बताएँगे आपको कैसा लगा। और अब हम 1 दिन गैप पर मतलब स्टैटिक जीके को रखेंगे 1 दिन गैप पर। यानी सुबह 8:15 बजे कल के बाद 1 दिन छोड़कर फिर अगले दिन जो टॉपिक होगा चलिए मैं बता देता हूँ अगला टॉपिक कौन-सा होगा इसके बाद। तो ये जो टॉपिक था ये भौतिकी संबंधित खोजें थी। लेकिन इसके बाद हम भारत के कुछ प्रमुख मंदिरों के बारे में बात करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये एसएससी का। भारत के प्रमुख मंदिर, इनके बारे में बात करेंगे, किसने बनवाए, कहाँ पर स्थित है ये? भारत के प्रमुख मंदिर। तो आप सभी जुड़ना ना भूलें हमारी क्लास से और एक बार सभी थम्स अप करेंगे कैसी लगी हमारी क्लास। इसी के साथ अब हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ और वो नेक्स्ट टॉपिक है भारत के प्रमुख मंदिर। तब तक के लिए आप अपना बहुत-बहुत ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।